अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह बखैर पाकिस्तान, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, प्यारों के साथ होंगे। और जो है वो सब इस वक्त ऑलमोस्ट, वैसे ये था कि कोविड के डेज़ में उठा नहीं जाता था, दिल नहीं करता था उठने का क्योंकि काम वगैरह नहीं था। लेकिन अब एज़ यूजुअल जो स्कूल्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, और जो भी एक रूटीन बनी हुई थी ना कि हम लोगों ने लेट उठना है, हम लोगों ने 10 से पहले नहीं उठना। फिर अगर लेट सपोज आप 9, साढ़े 9 या 10 तक उठ रहे हैं तो 11 तक आप ब्रेकफास्ट करते थे और उसके बाद घर के काम काज। लेकिन एट अ टाइम ये है कि सिचुएशन सारी चेंज हो चुकी है, बच्चे स्कूल जो है वो जाना शुरू हो गया। और इसके साथ साथ जो आज मैंने नोट किया और मुझे जो लगा कि हमें जिस चीज़ पे बात करनी चाहिए, अच्छा, शादियों का सीज़न बड़ा ज़्यादा जो है वो इन होना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम बात करें शादियों के सीज़न की तो उसमें बहुत से मसाइल आ जाते हैं हमारी फीमेल्स के। उन्हें अपनी स्किन बहुत अच्छी चाहिए, स्किन ग्लो करनी चाहिए, एक्नी नहीं होनी चाहिए, कहते हैं ना कि चेहरे पे दाग दाने धब्बे ये नहीं होने चाहिए। फिर बहुत से हम लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि बेसिकली हमने किन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, किन चीज़ों को नहीं करना। आजकल जैसे बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल के बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कि ये तो उन्हीं के एक्सपर्ट्स के पास होना चाहिए जिनको इसके बारे में नॉलेज है, जिन्हें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस स्किन पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है। लेकिन आजकल ये हर सैलून पे मौजूद है। उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, या मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब भी हम सैलून जाते हैं तो हमें वो एक बड़ी यूनिक सी चीज़ लग रही है, स्पेशली वो लोग जिनको नहीं पता, उन लोगों को कि बेसिकली ये है किस लिए आपने उसको इस्तेमाल करना है। तो वो तो बस ये कहते हैं हमें मशीन वाला फेशियल चाहिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है ऐसे लोगों को बात करते हुए। और वो डायरेक्ट से ठीक है जी आप करवा लें, ये है वो है, वो फ़ौरन से उसको ना उसकी स्किन पे अप्लाई कर देना। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्किन बर्निंग, कि उनको समझ नहीं आती उनका टेम्परेचर हाई रखना है, कितना रखना है, मीडियम लो, मतलब जब आइडिया नहीं होता तो स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। कल मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली तो उसका ना फेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो मुझे कहने लगी कि देखो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, आगे पता है इवेंट्स हैं, शूट्स वगैरह होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो मैंने कहा तुमने कराया क्या? तो उसने कहा कि मैंने फेशियल कराया था तो मेरा ये हाल हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक फेशियल से स्किन इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। हम तो जा रहे होते हैं अपनी स्किन को, अपने फेस को अच्छा करने के लिए, एक्नी ख़त्म करने के लिए, उसको उसमें मजीद ग्लो करने के लिए। लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है तो फिर उसका क्या सोल्यूशन? कहते नहीं मैंने तो 8,000 रुपीज़ भी दिए, मैंने तो कहा था कि सबसे अच्छा वाला करो। तो वो मुझे कहती है आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो मैंने कहा क्यों, उसको करने से पहले ख्याल नहीं आया कि स्किन बहुत सेंसिटिव है, कि अगर मैं पॉलिशर डाल रही हूँ या मैं लेट सपोज ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे सोच समझ के करना चाहिए। तो बेसिकली बात यह है कि हम लोगों ने ना अपने माइंड में एक चीज़ बिठाई हुई है कि हमें वाइटनिंग चाहिए, हमें सफ़ेद रंग चाहिए। अल्लाह ताला ने सभी को बहुत प्यारा बनाया है, लेकिन वो जो सफ़ेद रंग वाला, वो जो कहते हैं ना कि हर किसी के दिमाग में एक भूत सवार है, उसने बहुत से लोगों को आप कह सकते हैं कि एक अजीब कश्मकश में डाल दिया। हमारी स्किन अच्छी भी है, हम फिर भी जा रहे होते हैं सैलून्स, नहीं हम आज ये करा लें, हम आज वो करा लें। बट जो जनरली प्रॉब्लम्स हैं, जो जनरल इश्यूज़ हैं, मेरे ख्याल से कि जब हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं, ऐसा होता है कि अगर हमने कोई मेकअप अप्लाई किया या कुछ भी, हमने कोई बेस फाउंडेशन कोई ऐसी चीज़ अप्लाई किया, तो पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं और हमारी बेस में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। सेकंड वन इज़ कि एक्नी का प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारी फीमेल्स को, बहुत सारी लड़कियों को ऐसे भी देखा कि बाहर से जाके कोई भी 20-20, 25-25 रुपए वाली ब्लीच ली और फेस पे लगा ली, और फिर बाद में ये प्रॉब्लम आ रहे होते हैं कि हमारी स्किन का ये प्रॉब्लम है, हमें एक्नी होगी, हमें समझ नहीं आ रही हम कैसे करें, किस तरह से मैनेज करें। तो बेसिकली हमें गाइडेंस जो आज प्रोवाइड करेंगी वो हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनसे मैं इन सारी चीज़ों के बारे में पूछूंगी और कैसे हम लोग इन चीज़ों को कॉप अप कर सकते हैं, इनको टैकल कैसे कर सकते हैं। समझ हमें भी नहीं आ रही होती, हम मार्केट में जाते हैं, किसी ने बता दिया ये मॉइस्चराइज़र ले लो, ये फाउंडेशन ले लो, और हमें समझ नहीं आती कि इसकी एक्सपायरी डेट कौन सी है, हमें कब अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं अप्लाई करना चाहिए, किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें आज हमें बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नूरीन सरफराज, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग टाइम आउट। सुबह सुबह आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से डॉक्टर और टीचर्स ये वाहिद बंदे होते हैं जिनकी रूटीन आपस में मैच कर रही होती है और सुबह सुबह अपने क्लिनिक पहुंचना होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि हम लोग स्टूडियो के अंदर सिंगर्स भी बुलाएं, उनको कहते हैं ना कि सुबह सुबह जब एक अच्छा सा म्यूज़िक हो जाए तो वैसे ही आपकी सुबह और आपकी मॉर्निंग बड़ी फ्रेश हो जाती है। और आज हम उनसे गाने भी सुनेंगे। हमें ज्वाइन किया है हैदर
मुज्तबा हैदर जो कि म्यूजिक कंपोजर भी हैं और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हैदर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक मैं है। बिल्कुल ठीक ठाक। सुबह सुबह आँख खुल गई? सुबह सुबह बहुत मुश्किल होता है आँख खोलना, आपको क्योंकि स्पेशली सिंगर्स का ये होता है कि रात की परफॉर्मेंसेज और वो रात की सारी आप लोगों की गैदरिंग होती है, तो सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। वैसे वैसे आप मुझे ये बताएं हैदर कि कभी ऐसा हो कि अगर जल्दी जल्दी उठना पड़ जाए या कभी आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो आँख खुल जाती है, किसी ने धिक्के दे के उठाना पड़ता है कि भाई उठ जाओ, अब जा रहे हैं? दिक्के वाला साफ था, आज भी दिक्के वाला साफ था। किसने जगाया आज भी अम्मी ने जगाया कि उठ जाओ, भाई जाना है हाँ, आपने? बिल्कुल, वैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और स्पेशली विंटर्स में तो वैसे भी उठने का दिल नहीं करता। अच्छा डॉक्टर नूरीन, मैं आपसे एक बात, मैं भी जो मैं स्किन के इश्यूज डिस्कस करी, जो भी चीज़ें, माशाल्लाह आपने तो खुद को बड़ा फिट रखा हुआ है, मैं भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके क्लिनिक जाने वाली हूँ। अच्छा पता है क्या, हमारी फीमेल्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो स्किन ग्लो के चक्करों में ना कुछ और ही इस तरह के मेरे ख्याल से वो चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो उनकी स्किन के लिए बहुत साइड इफेक्टेड होती हैं, जिनकी उनकी समझ भी नहीं आती। तो पहले तो आप मुझे बताएं कि आपकी स्किन पे इतना ग्लो कैसे है? मेरी स्किन पे ग्लो कैसे, नूर आया भाई। अच्छा पता है क्या, वही बात आ गई ना वो शादी वाली, अक्सर कहते हैं ना कि शादी पे दुल्हन को तैयार नहीं होना चाहिए, मेकअप नहीं करना, आता है उस पे रूप आ जाता है, तो इन पे वो वाला रूप तो नहीं आया हुआ, ये नूर आया नूरानी चेहरा। बेसिकली आप सही कह रही हैं कि आजकल ग्लो स्किन बहुत ज़्यादा इन है। अब हम ग्लो स्किन किसको कहते हैं? हाइड्रेटेड स्किन को, जो हेल्दी है, सप्पल है, सॉफ्ट स्मूथ है, उसमें कोई बम्प्स नज़र नहीं आ रहे और पिगमेंटेशन भी इतनी नहीं, यानी इवन आपकी स्किन टोन हो। इसी तरह का मेकअप में भी कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो वो आप प्राइमर्स, हाइलाइटर्स और स्प्रेस यूज़ करते हैं अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, ताकि आपकी स्किन अच्छी लगे। तो बेसिक हम स्किन केयर रेजीम अगर फॉलो करते हैं तो हमारी स्किन वैसे यानी ग्लोई नज़र आती है। पहले कॉन्सेप्ट था, कहते थे जी कोरियन स्किन जो है बहुत ग्लोई होती है, और बहुत 2020 में ये चला भी कि कोरियन स्किन स्टेप्स जो हैं 10 या 11 होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए उस तरह का ग्लो लाने के लिए। अब कहते हैं कि जी डॉल्फिन स्किन होनी चाहिए, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, बस नाम चेंज हो गया, मतलब वही है कि आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड हो, सॉफ्ट हो और आप दूर से देखें तो चमक रही हो। तो ऐसा वैसे हो नहीं सकता। आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है एक चीज़ पे, फिर आपको नज़र आता है। ये आपकी चीज़ें यूज़ करने स्किन पे से लेके आपकी डाइट पे है, आपकी स्लीप पे है, आपके वाटर इनटेक पे है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। आजकल विंटर है तो हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप ऐसे मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करें जो आपकी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखें। तो जिनकी नॉर्मल स्किन है वो तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, उनको इतने इफ़ेक्ट्स नहीं आते, साइड इफ़ेक्ट, एक्नी, पिंपल्स नहीं होते। लेकिन जो ऑयली स्किन है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, ये कॉम्बिनेशन स्किन है, उनको ज़रा इश्यूज़ होते हैं, अपने प्रोडक्ट का जो है उनको इस्तेमाल ध्यान से करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि जब आप मार्केट में जाएं, अपने डॉक्टर से पूछें, तो आपके लिए मॉइस्चराइज़र जो होते हैं एक्वा बेस्ड, एक्वा यानी वाटर बेस्ड, सही, उसकी कंसिस्टेंसी भी ऐसे जेल लाइक होती है या वाटर लाइक होती है, और स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बेसिकली आपकी स्किन के पोर्स को बंद नहीं करते, जैसा कि आपने बात कही थी। उस वजह से भी स्किन इन अनइवन से हो जाती है, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो वो आपके ऐसा आम जुबान में हम कहते हैं कि जी कुछ अनइवन से स्किन है, बम्प्स पड़ रहे हैं, लेकिन वो वाइट हेड और ब्लैक हेड्स की वजह से पड़ रहे होते हैं। और जो नॉर्मल स्किन है वो आप ऐसे मॉइस्चराइजर यूज़ करें जिसमें सेरामाइड्स हो, यूरिया हो, ताकि आपको एक्जिमा ना हो और आपकी स्किन अच्छी रहे। आजकल हम हाथ बहुत ज़्यादा वॉश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सैनिटाइजर का भी हम लोग ने यूज़ करना है, ज़्यादा कर उस रहे पे भी हैं, होता है। तो चाहिए कि अपने हाथों को भी मॉइस्चराइज रखें, क्योंकि ज़्यादातर हो रहा है हैंड एक्जिमा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, नकल्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही हैं। और फिर अगर एक्जिमा यानी ड्राइनेस ज़्यादा देर तक प्रिवेल करे तो उससे पिगमेंटेशन भी नज़र आती है। तो ये भी इन जनरल वजूहत हैं। अच्छा, जब ये बात आपने की कि मतलब वो प्रोडक्ट को देख के और वो जेल फॉर्म में, सबसे बड़ा पता है क्या, आजकल जो फार्मूला क्रीम्स चली हुई हैं हर तरह की, तो हमारी कोशिश ये होती है कि बजाय इसके कि हमने डॉक्टर को भी जाके इतना एक्सपेंस करना है, हमने उनको जाके देना है, तो हम कोई ना कोई फार्मूला क्रीम लें और उसको फेस पे अप्लाई कर लें। बेसिकली उसके कितने साइड इफेक्ट हो सकते हैं स्किन के लिए? इसके हमने सही बात की कि आजकल फार्मूला क्रीम्स बहुत ज़्यादा इन हैं और लोग सोचते समझते नहीं। मुझे समझ नहीं आता स्किन के मामले में लोग क्यों नहीं सोचते। 2 मिनट में छाइयाँ खत्म, 2 दिन में ये खत्म, वो खत्म। आप खुद सोचें, ऐसा पॉसिबल है कि आप आपकी छाइयाँ इतने अरसे की हों और आप 2-3 दिन एक क्रीम लगाएं और चले जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसमें स्टेरॉइड्स ना हो, मर्करी ना हो। तो आजकल तो लोगों में एक अवेयरनेस आई हुई है थ्रू मीडिया कैंपेन्स, थ्रू इंटरनेट के लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन लोगों में इतना ज़्यादा क्रेज़ है गोरा लगने का ना, कि वो
कहते हैं कि बस आप हमें किसी तरह गोरा कर दे। जिस तरह आप देखें आजकल मेकअप भी अपनी टोन को नहीं देखते, कोई भी फाउंडेशन को, वो इतनी वाइट आटा टाइप फाउंडेशन करते हैं, दे डिडंट कंटूर, जिस वजह से फेस गोल गोल। मुझे तो आज हर किसी का फेस एक जैसा लगता है। द रीजन इज दैट यू आर यूजिंग चाइनीज नहीं होते थे जैसे, तो सारे बहन भाई हैं वो छोटे छोटे सी नोजी, छोटे छोटे से, देखिए, और ये लोगों ने ज़रूरत खुद है- ही वही कॉन्सेप्ट क्रिएट करना ये शुरू कर जरूरत है। दिया। एशियंस हैव गुड आईज, जो सही बात चाइनीज है। है उनकी ऐसे लगते हैं स्लिट है। विद नो ऑफेंस ऑन अ लाइटर नोट, तो ये होता है कि जो है वो कंटूरिंग करना भी फिर ज़रूरी होता है, ताकि आपके फीचर्स, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके ऐसे बनाए हैं फेशियल फीचर्स कि कहीं जगह आपका एरिया डार्क होगा, चीक के अंदर थोड़ी सी होगी, ताकि आपकी नेचुरल कंटूरिंग आपके फेस बिल्कुल। स्कल्प्ट लगे। लेकिन जब आप इतनी ज़्यादा चीज़ वो लगा लेंगे, फाउंडेशन वगैरह स्कल्प्ट नहीं करेंगे, तो आपका सबका चेहरा गोल गोल, सबका स्किन टोन एक ही स्किन एक ही लगेगी जैसी। और सब एक जैसे लगेंगे। सही बात है। अच्छा मुझतबा, आप मुझे ये बताओ कि आपने जैसे मुझे बताया कि आप म्यूज़िक कंपोजर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, तो पहले बताओ कि चीज़ें सारी मैनेज कैसे कर लेते हैं? डिफ़िकल्टीज नहीं होती? मतलब हर चीज़ को देखना, फिर ऑफ कोर्स साथ स्टडी भी होगी, फिर घर वालों का भी प्रेशर अक्सर ऐसा होता है, ये क्या फजूल काम सिंगिंग वाले स्टार्ट कर दिए हैं, भाई कोई काम काज में ध्यान दो, कोई नौकरी कर लो, कोई सरकारी नौकरी होगी तो कल बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाएंगे, तो इससे के कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ना मुझे फैमिली की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट है, मतलब मेरे वालिद साहब और मेरी अम्मी ने। बाकी फैमिलीज आपको पता है आगे पीछे होती है, लेकिन मुझे अम्मी और अबू की तरफ से फुली मतलब छूट है इस फील्ड में। और दूसरा ये कि मैं मतलब आगाज़ मैंने सिंगिंग से किया था इस फील्ड में, तो मैंने साथ साथ सिंगिंग को भी रखा, फिर अपना प्रोडक्शन हाउस मैंने बनाया, फिर मतलब ओवरऑल मैंने कुछ 100 सिंगर्स पे, पाकिस्तानी सिंगर 100 का मैं मतलब म्यूज़िक बना चुका हूँ। Okay, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे। तो अभी रिसेंटली मैंने अभी कोरोना वायरस पे, मतलब पाकिस्तान में किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, कोरोना वायरस पे एक सॉन्ग बनाया मैंने, तेरी याद। तो उस पे मैंने ये बताया कि आपने अच्छा, वो भी याद रहेगा आपको? हमें तो कभी भी नहीं रहेगा। उसको तो शुक्र किया कि भाई वो गया है, बस सब कुछ नॉर्मल हो जाए, अभी उसको फिर याद करना शुरू नहीं, कर। एक्चुअली ना लोग ना वो अवेयरनेस नहीं दे रहे, मतलब डिस्टेंस नहीं रख रहे। उस सॉन्ग में मैंने ये पैगाम दिया कि आप अच्छा, लोग अच्छा, awareness song अपने है आपका। प्यारों का ख्याल रखें। मतलब उसका स्टोरी बोर्ड ऐसा है कि मतलब दो कपल होते हैं, आपस में प्यार करते हैं, लेकिन जो फीमेल होती हैं वो उसकी केयर नहीं करती। वो कहती हैं ये कोरोना वायरस क्या है, तो वो जाती है पार्टी में, तो वहाँ से उनको कोरोना वायरस हो जाता है, वो वहाँ से उनकी डेथ हो जाती है। मतलब स्टोरी ये है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, बहुत मजा ये आएगा तो बड़ी आपको। सैड वाली स्टोरी होगी बहुत ना, sad- बेचारा लड़का sad क्या story करेगा। खैर एक तो कुछ तो होंगे नॉर्मल लड़कों जैसे, शुक्र अदा करेंगे, एक से जान छुट्टी दूसरी आ जाएगी। और कुछ बेचारे होंगे जो सारी जिंदगी इसी में बैठे रहेंगे, नहीं नहीं अब उसकी यादों के सहारे मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे रही है। अच्छा हैदर, पता है क्या, अच्छा नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखो ना, तो होता है ऐसा है कुछ कि अगर लेट सपोज कि आप इंजीनियर बन, वैसे क्या पढ़ रहे हो स्टडी में? मैंने B.Com किया हुआ है। B.Com। अब वो B.Com अगर उसका सिंगिंग फील्ड लेके चले जाओ, तो अक्सर फैमिली में एक चीज़ होती है ना कि ये अब क्या ये सिंगिंग वाला काम ही इसने करना है। अगर ये वाला काम हो जाता है, या अगर लेट सपोज आप किसी गवर्नमेंट नौकरी में चले जाते, कल बीवी को सहूलतें मिल जाती, कल बच्चे अच्छे स्कूल चले जाते, चेकअप फ्री हो जाता, तो इस तरह की बड़ी चीज़ें सुनने को मिलती हैं लड़कों को स्पेशली। एक मजे की बात है ना, इस फील्ड में जितना डॉक्टर नहीं कमाता ना, उतना आर्टिस्ट उससे कई गुना कमा लेता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब शुक्र है कि उस ज़ात का करम है कि निज़ाम चल रहा है। सही बस बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, हर प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें ये समझने की बिल्कुल, सलाहियत बिल्कुल, अगर आप में हो तो कोई भी चीज़, कहते हैं ना कि अगर कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो एक्टिंग है, मतलब हमारे यहाँ एक ही प्रोफेशन को तरजीह दी जाती है। ठीक है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन इसी जाओ, तरह, यही या बात टीचर है, बन जाओ, यही तो बात बाकी फील्ड्स को जरा साइड पे Skip रख किया दिया जाता जाता है। एट अ पॉइंट इनको भी पता नहीं कि डॉक्टर्स की इनकम या अर्निंग कितनी है। नहीं, मेरा मैंने आप इतराज फिर एक काम करते हैं, दोनों अपनी नहीं, फ्री नहीं, इनकम नहीं, बताएं, हम लोग एक काम करते हैं, मैं अपने पूरे पैनल से कहती हूँ रेडी हो जाए खाने के लिए, नहीं, डिनर ले इसलिए लें। नहीं कह रहे बिल्कुल भी। बेसिकली ना हमारा कंसर्न ये बना कि डॉक्टर बन जाओ, अच्छी कमाई, पायलट बन जाओ, इंजीनियर बन जाए। कोई ये नहीं कहता माँ बाप, मतलब बेटा आप आर्टिस्ट बनो मुल्क के लिए आपने, क्योंकि आप देखिए हमारे आप मुल्क में अच्छा, ये fact आर्टिस्ट है, कितने हैं। बिल्कुल। चंद एक आर्टिस्ट है मतलब जो फेम होते हैं, बाकी बनते हैं और नीचे आ जाते हैं कि नीचे आ यार जाते हैं, इस फील्ड सही में बात नहीं है। है। हमें चाहिए सपोर्ट करें अपने आर्टिस्ट को। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे इतने अच्छे टैलेंटेड मतलब सिंगर्स हैं। तो मेरी बात करने का मकसद नहीं था कि यार मैं मोटिवेट करूँ अपने आर्टिस्ट को कि यार आप लोग निकलें, आप लोग थोड़ी मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे।
तो ठीक ये ठीक मेरा बेसिकली इंशाल्लाह। कहने का अच्छा मकसद है। डॉक्टर ने फैक्ट है ये कि अगर लेट सपोज मैं अगर एक लेट सपोज मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ या मैं कर रही हूँ, तो मैं अगर इस फील्ड में आ गई तो पहले कहेंगे कि फिर इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी। एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना हमारे दिमागों में कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो आप अच्छा कमाओगे, आपकी लाइफ सेटल है। अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हो तो नहीं भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो ऐसे नहीं, क्योंकि इसी वजह से अच्छा ये प्रोग्राम्स तरतीब देने का मकसद ये कि अब ये दोनों बैठे हुए हमारे पास, ऑफ कोर्स इनमें कोई टैलेंट है, कोई ना कोई इनमें हुनर है, तो आज ये हमारे साथ है। तो अभी हम सुनना चाहेंगे हैदर आपसे खूबसूरत सा गाना श्योर। तुम्हें दिल लगी, जो आपका गाना है जी जी वो हम बिल्कुल अब सुने। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा, खुदा के लिए छोड़ दो अब ये पर्दा। कि है आज हम तुम नहीं घर कोई, कि है आज हम तुम नहीं घर कोई। शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से आंचल हटा कर तो देखो। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। वाह वेरी वेल डन। अच्छा so हैदर एक ये है कि ज़्यादा सैड सॉन्ग्स ही गाते हो या हर गाने पे कोशिश होती है, मूड पे डिपेंड करता है कि इस सैड सॉन्ग मुझे महीने ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी मैं सोच रहा सैड हूँ के पीछे कोई ना कोई रीजन भी होती है, तो वो रीजन भी बता रीजन कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ना होता ही है ना, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप किस तरह सैड सॉन्ग मतलब गाते हैं या कंपोज करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी की फीलिंग्स को ना मैं अपने अंदर ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कभी किसी से कोई प्यार नहीं हुआ, सही कोई इस तरह मतलब कुछ चीज नहीं हो हुआ, जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला दे देंगे। तो बेसिकली होता है कि किसी दोस्त को मैं देखता हूँ ना, तो उसकी फीलिंग्स को मैं अपने अंदर उसको समाता हूँ कि यार वो क्या सोच रहा है, इसके अंदर क्या चीज होंगी, और फिर उस पे आप गाना उसके compose करते अंदर हैं। मैं लिखता हूँ, उसकी स्टोरी पे सही। लिखता हूँ। मतलब अच्छा पता है क्या होता कुछ यूं है कि जब इस तरह के सिंगर्स आते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक ही चीज होती है, तो उसको लड़की छोड़ गई होगी हाँ, या उसका ये ब्रेकअप बात हो है, गया सही होगा। कह रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वैसे ही हमारे दिमाग में खुद ही आना, पाकिस्तानी है ना, तो यही Exactly, चीजें इसी दिमाग में तरह- आती इसी हैं। तरह- बाजी दिन से चलती रहेगी और बहुत अच्छी अच्छी गेम्स भी हैं जो भी इसके बाद मैं इनसे खेलने लगी हूँ। कहीं मत जाइए कि ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाते हैं फिर वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक जनाब, हम आ चुके हैं अपने स्टूडियो में वापस अपने बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ। अच्छा पहले तो
प्रॉब्लम जारी पड़ता है थोड़ी बहुत डिस्कस करनी पड़ती हैं, टॉपिक पे रहना पड़ता है ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए। लेकिन उसके साथ थोड़ी सी चेहरों पे स्माइल लाने के लिए, मेरे तो चले वैसे 32 के 32 दांत ऐसे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे देखने वाले होते हैं उनके लिए हम कुछ इंटरटेनिंग गेम्स हम लोग ने ऐड की होती हैं, जो अभी मैं खेलने वाली हूँ अपने मेहमानों के साथ। तो जब मैंने इनसे पूछा पहले कौन खेलेगा, तो हैदर कहता लेडीज़ फर्स्ट। तो लेडीज़ में डॉक्टर नूरीन पहले हमारे साथ ये गेम खेलेंगी। आपने हैंड्स फ्री पहनने हैं, ठीक है, और म्यूज़िक यहाँ से प्ले होगा। आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आपने गेस करना है कि ये गाना कौन सा है। काला कवा, सॉरी, काला कवा, काला कवा, बोलें काला कवा, काला बाल, कवा, ओढ़ना, कवा, उड़ना, उड़ता ही है, काला कवा, उड़ते, काला, 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 ऊंची गाड़ी में काला कवा, ओढ़ना, ट्राई करें। दिखना, बोलना, बहुत बोलना, ऊपर उड़ना। काला कवा। ओह माय गॉड, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था कुछ भी। ठीक है, चले मैं नेक्स्ट वाला ये आपको मुझे बता कह रही रहा, मैंने कहा बोलना। हूँ। वो चूंज बना रहे हैं वो हाथ से चूंज बनाने की कोशिश कर रहा था कि शायद आपको समझ आ जाए। ठीक है, टूटी खिड़की, टूटी खिड़की, टूटी क्या? खिड़की, सड़क, खिड़की, घड़ी, खिड़की, दरवाजा, खिड़की। घड़ी, दरवाजा, खिड़की। यस राइट। चले अब आप हैदर को दे दें। इतना सॉफ्टली ये लिप वो कह रही है कि खिड़की, टूटी खिड़की। चले हैदर, एक इनका गलत और एक सही। अब देखते हैं कि आप कितने सही जवाब देते हैं। ठीक है, दुम्बे की टक्कर, दुम्बे की टक्कर, टोपी, माथा, आप करेक्ट। दुम्बे, दुम्बा में कैसे बनूं? दुम्बे की टक्कर, गुजरना, नीचे गुजरना, दुम्बे, दुम्बे की टक्कर, दुम्बे की टक्कर, गर्दन, वो फल्ला, वो पल्ला नहीं है बिल्कुल। दुम्बे की टक्कर, तुम मेरे हो, क्या था? नॉट तुम मेरे हो, दुम्बे की टक्कर। अच्छा इतना हार्ड नहीं, इतना वो दुम्बा तो बनाए ना, टक्कर तो टक्कर। दुम्बा में कैसे लेके आऊं सेट पे भाई। चले नेक्स्ट, एक रहता है आपका। सीधी सड़क, सीधी सड़क, रास्ता, सीधी, सीधी सड़क, सीधा ट्रैक, ट्रैक, ठीक है। वैसे ये था सीधी सड़क, लेकिन ट्रैक हो सड़क हो बात है, ठीक हो, ठीक है। ठीक। अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं ये आपने भी मुझे बता दूं इसका कि हमारे कैमरा में की बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, बहुत जबरदस्त। नहीं भाई, सभी की कंट्रीब्यूशन होती है, सभी गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन अब दुम्बा मैं सेट पे नहीं ला सकती क्योंकि जिसको मैं दिखा के बता टक्कर दूं। टक्कर मैंने कहा टक्कर। ठीक है, अच्छा, ऐसा कौन सा अंडा है जो डंडे से भी टूट नहीं सकता? प्लास्टिक का बना होगा, रबर का। हाला, वो फिर भी टूट जाएगा। अच्छा, मारो रबर ना। का टूट जाएगा? हाँ, अब खींच के तोड़ दें उसे, वो ऐसा टूट ही नहीं कौन सकता। सा अंडा है जो टूट नहीं सकता? टूट ही नहीं सकता। उसको डंडा मारे, उसको कुछ भी मारे, वो नहीं टूट सकता। जो हम वो होते थे ना क्लास में, तो हमें अंडा आता था, वो अंडा होगा। ओ, वो ऐसे करके फिर भी टूट जाता था। हम ऐसे बनाते थे ना, वो ऐसे टूट जाता था। टीचर अंडा डाल देती थी। नहीं, हाँ, zero वाला exactly, अंडा। वो वाला, yes। अच्छा, वैसे लगता है स्टडी में कैसे थे वैसे? बस एवरेज स्टूडेंट। अच्छा, इसको तभी एग्जैक्ट वो वाला अंडा याद है कि टीचर वो वाला अंडा देती थी। ठीक है, अच्छा, कभी ऐसा शादी के लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो एक लड़के में होनी चाहिए? शादी की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लड़के में होनी लड़के चाहिए? में होनी चाहिए।
अति सुंदर, हम्म। गुड करेक्टर एंड अ गुड ह्यूमन। बिल्कुल। जी हैदर, आपको क्या लगता है एक लड़की में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? बस हैदर को वही कौन बात सी है। लड़की चाहिए? ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज हैं उस लड़की में हो तो हैदर शादी के लिए तैयार है? मतलब मुझे समझती हो, मैं उसको समझता हूँ, बस बस इनफ। ये तो मेरे एक हो लिए। गई, 2 और। मतलब यही काफी है मेरे लिए। अच्छा, वो नहीं होती लंबे लंबे बाल, वो कहते हैं ना, नहीं, नहीं। आंखें ऐसी कि समंदर में जैसे आप कहते हैं ना डूब जाते हैं, आंखों को देख के डूब जाओ, क्योंकि ना हमने क्योंकि लाइफ- सिंगर्स की आप वैसी ना बड़ी मदर compose बन के कर- बताए, वो जो लड़के की माइंड ढूंढती, गोरी चिट्टी। हाँ, गोरी चिट्टी और पतली सी कमर और इस तरह की वो सारी चीजें होती हैं, पर ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, ऐसे कौन से एक्सक्यूज हैं नौरीन, अगर मैं आपकी स्कूल लाइफ की बात करूं और समझे कि आप एक स्कूल में हैं और आपने छुट्टी कर लिया, और ऐसे कौन से 3 एक्सक्यूज हैं जो आप बहुत दफा स्कूल में रिपीट करती थी कि हाँ मुझे ये मसला हो गया? अच्छा, वैसे मैंने इतने रिपीट नहीं किए, लेकिन ये कह देना कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, और इसको फर्दर एलैबोरेट करनी थी, मेरे पेट में दर्द थी, और घर में किसी की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से। घर में? जी हैदर, आपके कौन से होंगे दोबारा से बताइए, तो क्वेश्चन क्या था? कि ऐसे कौन से एक्सक्यूज हैं कि टीचर, अब आपको पता है कि टीचर बहुत गुस्से में है और मैंने कोई ना कोई बहाना डाल के ना मैंने अपनी जान छुड़वानी है इस टीचर से, और वो कोई 3 बहाने जो आप अपने टीचर के सामने रखो। पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है, अच्छा, दादी दादा को घर कभी में नहीं मारा? मेहमान आए। ये तो वो नहीं, ये अपने कैमरे में नहीं बता सकते। तो बोला कि घर में किसी की तबीयत खराब। अच्छा, नहीं, ये वैसे भी मैंने होता है। कभी मारा नहीं किसी को, अल्लाह माफ करे, मैंने कभी नहीं मारा। मुझे अक्सर खुदा पता से है, वो खौफ दादा दादी है। बहुत पुराने मर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम साल में 3-4 दफा मार देते हैं कि मेरा 40वां मुझे था, सालाना एक दोस्त था। याद आ गया, वो उसने ना पहले दादे को मारा 6 महीने पहले, फिर 6 महीने बाद फिर मार दिए। तो टीचर ने पूछा टीचर को याद कि क्या वो दोबारा जिंदा हो गए थे जो फिर मर गए? तो फिर ऐसा भी इसे सीन बड़ी होता है। गट्स चाहिए होते हैं ये वाला झूठ बोलने के लिए ना। सही बात है। अच्छा, मेहमान बनना पसंद है या मेहमानों को बुलाना? दोनों ही बड़ी आइडियल सिचुएशंस हैं। अगर मेहमान बन के जाएं तो वो खातिर मदारत होती है, खिदमत होती है खूब सारी, तो अच्छा लगता है अगर इफ इट्स होस्टेड बाय सम गुड पर्सन। और मुझे खुद अच्छा होस्ट बनना भी बहुत पसंद है, इफ आई हैव गुड मेहमान। अच्छा, आपको कुकिंग वगैरह आती है? अच्छी कुकिंग कर लेती है? आपको क्या लगता है उससे? ये तो बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मैं तो सरों को अपने जैसा ही समझती हूँ। बिल्कुल, मैं आप ही लेकिन मैं ये नहीं मतलब कुछ भी नहीं आता। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, इंसान को आना चाहिए। आई थिंक बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। मुझे अपने लिए काफ़ी बना चीज़ें- लेना, लेकिन जब बहुत गैदरिंग हो जाए ना, 10-12 वो लोग आ असल जाए में मेरे इकट्ठे, ख्याल से तो जो बंदा वैसे ही ज्यादा फील लोगों के लिए करना। ना कोई बहुत एक्सपर्ट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपना बनाना तो आपको पता है कि कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए तो आप बाद में आप- ऐड वगैरह कर हाँ, सकते और हो। आप खा भी खुद तो लोगे, जो तो पता खुद बड़े ही बनाया है। ज्यादा होते हैं, बड़े लेवल पे फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर कोई एक्सपर्ट बंदा बनाए, क्योंकि उसमें आपको होता है ना कि मेहमानों की भी अच्छी खातिर तवाज़ो होनी चाहिए। ये ना कि बेचारे खाना खाने के इतना बुरा खाना बना हुआ था कि क्या बुलाया, फिर नहीं, इस तरह मैं कुछ नहीं करती जो आप डर अच्छा, वो जाएंगे। सेकंड वाली सिचुएशन अच्छी हो जब आप मेहमान बन के जाते हैं ना, तो बहुत आपकी खातिर मदारत बड़ी अच्छी होती है। फिर जब पता होता है कि अच्छा इसको ये खाने पसंद है, तो उस तरह के सारे खाने भी आपके लिए बनते हैं। तो मेरे ख्याल से सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। बुरा लेकिन अगर नहीं लेट्स है। सपोज कोई आ भी जाता है हमारे घर, तो इट डजंट मीन कि मैं और नूरीन कुछ नहीं बना के देंगे, हम बाहर से मंगवा के दे देंगे, हम खिलाएंगे जरूर। हम हर वो चीज़ करेंगे अपने गेस्ट को खुश रखने के खुश लिए, रखने के लिए, entertain बिल्कुल। आप बताइए हैदर, मेहमान बनना पसंद है या मेहमानों को बुलाना? मेहमानों को बुलाना पसंद है। बुलाना क्योंकि पसंद get है। together कभी ऐसे gathering किया होती कि कभी किसी दोस्त के जाना हो, घर में कुछ अच्छा ना बना हो, कभी कॉल कर दी कि आज घर में कुछ अच्छा नहीं बना, तो उसको ये कह दिया हो कि मैं रास्ते में ही था, सोचा तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूं, तो बता दो क्या बना है? मेरी फैमिली को, मतलब मेरी अम्मी काफ़ी ना, मैं जाता किसी की तरफ नहीं, मतलब किसी के घर ना रिलेटिव के, तो अम्मी बहुत तंग है इससे कि यार आप क्यों नहीं जाते, क्या वजह। तो मुझे घर में मतलब सारों को बुलाना पसंद है, जाना मुझे नहीं पसंद किसी की तरफ भी। दोस्त यार भी गैदरिंग करते हैं, लेकिन मेरा उस तरह मतलब वो नहीं है बुलाना मुझे। मैं अपनी जगह पे बुलाता हूँ, उधर गेट टुगेदर होते अच्छा, हैं। इतनी सी एज में ऐसा कौन सा रोग लग गया? गाने भी सेंटी, किसी के साथ जाने का भी दिल नहीं करता, किसी के पास जाने का भी दिल नहीं करता, दोस्तों की तरफ भी जाने का दिल नहीं करता, ऐसा क्यों है? बस वैसी मतलब शुरू से नेचर ही ऐसी है, थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर, मतलब हालांकि इस अकेला एज में लड़कों के बड़े शौक होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, घूमना सही बात फिरना, दोस्तों के साथ गैदरिंग करना, उनके घर में जाना, एंजॉय करना, मतलब प्लानिंग्स होती हैं बड़ी। अच्छा, लास्ट है, कोई ऐसा फनी मोमेंट आपके लाइफ का जिसको आप शेयर करना चाहती हो? ऐसा तो नहीं, आई ट्राई टू लिव एवरी मोमेंट और उसको यादगार और अच्छा बनाना। ऐसा मुझे पर्टिकुलरली ज़्यादती होगी सारे मोमेंट्स के साथ अगर मैंने मुकाबला शुरू कर दिया। मतलब कोई एक ऐसा स्पेसिफिक जो आप शेयर करें ताकि कि हमारे चेहरे पे अच्छी वाली स्माइल आ जाए। बेहतर होगा फिर आप हैदर से पूछिए, इतने ज़्यादा मोमेंट्स हैं आई कांट रिकॉल। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना, कुछ फनी मोमेंट एम्बैरेसिंग भी बन जाते हैं कि अभी अगर केले के छिलके पे से पाँव फिसल गया, दूसरों के लिए तो फनी, आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग। हैदर आप बताएं।
काफ़ी सारे मतलब मोमेंट हैं। हम्म, देखिए यहाँ सारी कमी निकल गई, यहाँ से बताया काफी सारे मतलब ए- कोई एक एक मतलब ऐसे स्पेसिफिक स्पेसिफिकली नहीं है। एक मतलब नहीं, स्कूल के भी अक्सर बड़े होते हैं जो आपको याद होते हैं, दोस्तों के साथ कुछ ऐसे होते हैं, छोटी छोटी शरारतें होती हैं, कहते हैं ना कि जो आपके माइंड में रहती है और याद रहता है कि वो वक्त बहुत अच्छा था, बचपन की कोई याद या कोई इस तरह का मोमेंट काफ़ी सारे, मैं शरारती बहुत था बचपन में, बहुत ज़्यादा शरारती था। जिस शरारत पे बहुत डांट पड़ती हो। मैंने एक दफ़ा बचपन में बिल्ली थी, तो हार्डली मैं मतलब 4th या 5 मतलब ईयर का था, तो बिल्ली को मैंने उठा के पटक दिया बचपन में, लेकिन उसको हुआ कुछ भी नहीं था, मतलब बच गई थी। मतलब ये मुझे याद है कि यार मैं इतना शरारती था, तो ये सबसे अच्छा, वैसे डर लगता है और मतलब कोई इस तरह का, कहते हैं ना कि लड़कियां छिपकली से तो बहुत डरती हैं, लेकिन छिपकली के अलावा कोई ऐसा रिप्टाइल इंसेक्ट जिससे बहुत डर लगता हो? नहीं, मुझे छिपकली कॉकरोचेस वगैरह से डर नहीं लगता, नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। बड़ी बात है। और अगर वो कहते हैं ना अक्सर वो चूहे वगैरह आ जाते हैं, या कभी चूहे को देख के ऐसे हो गया हो कि यार कभी डॉग को देख के या कोई वो बस कोई होता है कि बस रिएक्शन। अगर चूहा वगैरह नजर तो बस अवॉइड कि यहाँ पे है, घिन जरा सी थोड़ी सी हाँ, आती है, थोड़ा सा होता बाकी ऐसे नहीं। चलिए ठीक है। वैसे अमूमन अगर हम लोग नोट करें ना, तो मुझे पर्सनली इन चीज़ों से बहुत डर लगता है। ये जो छोटे छोटे से रिप्टाइल होते हैं, कभी अचानक काकरोच आ गया, चूहा आ गया, लिजर्ट आ गई, तो वैसे एकदम यूं वाला रिएक्शन आ जाता है। अच्छा, हम लोग अभी जो बात कर रहे थे अपने टॉपिक की, नौरीन में दोबारा उसकी तरफ Sure, वापस sure. चलते हो, क्योंकि हमारे जो सेगमेंट्स थे वो भी यहाँ पे ख़त्म हुए। अच्छा, हम लोग जो भी स्किन का बात कर रहे थे, उसमें जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है वैसे बेसिकली? ठीक है, पोर्स ओपन की जो मेन अभी हमारी एनवायरनमेंट में वजह ये होती है कि हम हीटर के पास बहुत बैठ रहे हैं, सर्दियां हैं और हम प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं करते। अच्छा भी लगता है कि आप बैठे हो हीटर के पास, करीब 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 मज़ीद करीब हो जाते हैं, तो आपकी जब आपके फेस पे हीट मिलती है तो आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये, और सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करना, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करें, तो उस वजह से भी ये होता है। फिर आपने अपनी स्किन की प्रॉपर क्लिनजिंग नहीं की हुई, आप बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करें, क्योंकि कई ऐसे प्रोफेशंस होते हैं कि आपने अपने आप को मेंटेन रखना होता है, फ्रंट डेस्क पे होते हैं, यू हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ मेकअप, और वो अगर रिमूव सही तरह ना हो तो उस वजह से भी पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन लगते हैं। तो इसको रिड्यूस करने की देयर मैनी वेज जो घर में भी कर सकते हैं। आप टोनर यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 3 दफ़ा या 2 दफ़ा, और अपने अच्छा सा क्लींजर रखें, क्लींजिंग अच्छी तो रखें। क्लींजिंग हम डेली कर सकते हैं या बिल्कुल, स्पेसिफिक क्लींजिंग एक दिन डेली छोड़ कर के या सकते हैं। कुछ इस और मैं तरह? आपको ये बताना चाहूँगी कि जो है डबल क्लींजिंग स्टेप करना चाहिए। जो ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं, आजकल ऑयल बेस्ड क्लींजर्स भी होते हैं जो बाम टाइप्स होते हैं, जो फीमेल्स मेकअप करती हैं, पहले उससे अपने मेकअप को उतारें, एक टिश्यू पेपर लें, उससे उसको ऑब्वियसली मेकअप रिमूव करें, फिर अपना क्लिनजिंग करें। डबल क्लिनजिंग इज़ नेसेसरी, क्योंकि अगर मेकअप प्रोडक्ट रिमेन वहाँ पे रहेगा तो फिर उससे एक्नी कॉज हो सकती है। आपका जो पोर जो हमने बात की है ओपन है, वो क्लॉग होगा बैक्टीरिया से, डेड सेल से, तो वहाँ पे एक्नी बनेगी। और जैसे आपने बात की थी कि फेशियल करवाती हैं लड़कियाँ तो एक्नी आ जाती है, तो वो यही होता है कि जब कुछ ऐसे कहना चाहिए सेंटर्स या सैलून्स होते हैं जो ऑथेंटिक नहीं होते। आप ये मेक श्योर कर लिया कि जो आप जा रहे हैं वहाँ मशीन प्रॉपर है। अगर आपने हाइड्रा फेशियल की बात की, या जो स्टाफ है वो बहुत ट्रेंड है, जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी स्किन पे होती है। आप मेकअप जितना अच्छा यूज़ कर लें, हाई एंड ब्रांड यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं, तो फिल वक्त के लिए आपको अच्छी अपीयरेंस देगी, लेकिन आफ्टर 1-2 आवर आपकी जो है फाउंडेशन क्रैक करेगी, स्किन बेकी लुक देगी और बम्प्स तो नज़र आएंगे। बिल्कुल, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेसिकली आप कोशिश करें कि पहले स्किन अच्छी हो, उस पर इन्वेस्ट करें, उसके बाद मेकअप पे करें। और जब अनट्रेंड लोग करते हैं आपके फेस पे फेशियल, तो वो ये नहीं देखते कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कई दफ़ा वो जेंटल नहीं होते, उस वजह से आप कोई रब करते फेशियल हेयर्स बुरी तरह रब हो गलत डायरेक्शन में, तो फॉलिकुलाइटिस या एक्नी बन जाती है। और फिर आपने जैसे एक्सक्यूज़ बताया, वो कहते हैं कि जी आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप ये है वो है। अब जैसे ब्लैक हेड या वाइट हेड्स अगर आपने निकालने होते हैं तो कोशिश करें किसी और से निकलवाएं, खुद ना करें, क्योंकि आपकी तब भी एक्नी बर्स्ट हो सकती है। बिल्कुल, प्रोफेशनल किसी बंदे से करवाना चाहिए, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। टोनर की बात हो गई थी, अगर एक्नी प्रोन स्किन है तो वो ऐसे क्लींजर्स वगैरह यूज़ करें जिसमें सैलिसाइक्लिक एसिड, बेंजाइल पेरोक्साइड 2.5 मैक्सिमम रेंज होती है वहाँ तक हो।
लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ नहीं करने जो एंटी एक्नी वाले हों कि स्किन बहुत पता ओवर है कि ड्राई हमें ना जो हो जो जाए। बताते हैं ना हम वही लगाना शुरू कर देते यही हैं। तो बात है कि जो एक्नी कैरी फेस का हमें कहता है कि ये हम यूज़ करते हैं तो हम बगैर तस्दीक किए वी रश देयर वी बाय देयर विदाउट थिंकिंग कि हमारी स्किन पे सूट करेगा या नहीं करेगा। इवन आप स्किन केयर प्रोडक्ट से आप मेकअप रेंज तक जो है सबकी स्किन टाइप लिखी होती है कि आप जो है अगर आपकी ऑयली स्किन है ये करें, कम्बिनेशन है ये करें वो करें, लेकिन हमारे जहन में होता है क्योंकि उसने लगाई थी, मुझे नहीं पता उसकी स्किन टाइप आप कैसी, लेकिन मैं भी लगाऊंगी क्योंकि इन्हें उसके पास भी बेशक सही आपको बात है। सूट करे ना सूट करे। तो ये थोड़े से पॉइंट से डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप मास्क लगाएं वीक में 1-2 दफ़ा अपनी स्किन केयर पे ध्यान शीट दें। मास्क, बिल्कुल। शीट मास्क भी लगाएं। दूसरे मास्क जो क्ले मास्क होते हैं वो भी ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं, खास तौर पे ऑयली स्किन के लिए। सही। और मैं ये बताती हूँ जिनकी एक्नी स्किन है वो प्लीज़ ऑयल वाले मसाज अपने फेस पे ना करें, ऑयल ना लगाएं, क्योंकि उससे फिर पोर्स जो होते हैं उनका क्लॉग हो जाते हैं। Okay. आजकल लोग काफ़ी ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो ऑर्गेनिक की तरफ रुझान आजकल लोगों का ज़्यादा है वो, लेकिन आप तस्दीक करें कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है भी या नहीं है भी है। कि नहीं, किस तरह से बन रहा है, इसकी पैकिंग कैसी थी, मैन्युफैक्चरर्स कैसे हैं, उसको तस्दीक करके यूज़ मतलब करें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ मौजूद है। वैसे गूगल पे भी आप कोई भी चीज़ लिखते हैं ना तो उसके साइड इफेक्ट, उसके बेनिफिट, ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है। ड्यूरिंग क्लोजिंग टाइम में मैं चाहती हूँ कुछ शॉर्ट सा मैसेज जो आप रिकॉर्ड कराना चाहें। बात ये है कि लाइफ इज़ अ गुड ब्लेसिंग और बहुत बड़ा गिफ्ट है आजकल के दौर में, कोविड के दौर में जहाँ बहुत अनसर्टेनिटी सी प्रिवेल कर रही है। बिल्कुल। तो एवरी टाइम यू गेट अप बी थैंकफुल टू अल्लाह एंड ट्राई टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज ही है फिर। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस लोग हमारे लाइट ले रहे हैं, इसको प्लीज़ लाइट मत ले जाएं इसको, और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने डिस्टेंस रखें लाजमी। और मेरा सॉन्ग आज रिसेंटली आया, उसको ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा, वो कोरोना वायरस पे ही है। तो बस थैंक यू सो मच आप दोनों का। आप लोग आए सुबह सुबह उठ के और अपना इतना कीमती वक्त दिया, क्योंकि आजकल किसी के लिए टाइम निकालना सबसे जो है वो मुश्किल काम है। और उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे किड्स स्पेशल, और वो सारी अपडेट मैं आपको दूंगी अपने प्रोग्राम में। उसमें हम लोग प्रॉपर इस प्रोग्राम को तरतीब देंगे। तो ये कि लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा आपको हमारा प्रोग्राम डेली कि कब हम ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को ये देने वाले हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।